गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास आप लोगों की आज का टॉपिक है आपका खनिज एवं धातु, मिनरल्स एंड मेटल्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे कंपटीशन के हों या आपकी डीएलएड क्लास की हो। तो शुरू करने से पहले जान लें कि खनिज होता क्या है। खनिज संपदा जो है किसी भी देश की आर्थिक प्रकृति का आधार होता है। आर्थिक प्रकृति का मतलब है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू और अच्छी ढंग से चलाने के लिए खनिज संपदा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर बात आती है खनिज होता क्या है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, खनिज अजैविक प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व या यौगिक होता है। तो ये जो यौगिक बात आ गई यहाँ पर और तत्व या यौगिक की बात आ गई, तो इसका मेन तात्पर्य है कि कोई भी जो तत्व है या पदार्थ है या खनिज है, वो कई तत्वों का या कई धातुओं का मिक्सअप होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। तो हम ये कह सकते हैं, या जो डिफिनेशन आगे दी गई है, कि जो खनिज होता है अजैविक प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं। तो यानी कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जो हमारे पृथ्वी पर पड़े पड़े इकट्ठा होती है। और ये जो खनिज में जो होता है बहुत ज्वलंत कंडीशन होती है जिसके कारण ये बनते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी आपकी जो थी एक आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे जो समय बीतता गया और हमारी ये जो पृथ्वी है धीरे धीरे ठंडी होती गई। तो ये जो अयस्क हैं आपके, अयस्क या खनिज जो हैं, खनिज के द्वारा ही आपके अयस्कों का शोधन होता है, ये भी आपको बताएंगे। तो खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें तत्व और उनके यौगिक पृथ्वी पर पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। वह खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है, वो होते हैं अयस्क कहलाते हैं। ये लाइन मैं रिपीट करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वह खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है, वो अयस्क कहलाते हैं। अब बात आती है अयस्क। अयस्क क्या होता है? अयस्कों के शोधन हेतु, मतलब जो खनिज होते हैं, खनिज के जो अयस्क होते हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप अलग करते हैं। इन अयस्कों को अलग करने के लिए हमारे पास 4 बिंदु हैं जिसके द्वारा हम इसको अलग करते हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण से यहाँ पे मतलब है कि यह जो होता है प्रथम प्रक्रिया होती है, इसमें अशुद्धियों को अलग किया जाता है। मतलब जैसे जो हमें खनिज मिलता है, उस खनिजों को शोधन हेतु पहली प्रक्रिया जो होती है वो होता है अयस्क का सांद्रण, और दूसरी प्रक्रिया होती है आपकी सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। मतलब कि जो प्रक्रियाएं होती हैं, सांद्रित अयस्क को प्रकृति के अनुसार वायु की उपस्थिति में अथवा अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। ये आपका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा टॉपिक पॉइंट है आपका धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। मतलब जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं के अयस्क को अलग करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। आपका अगला पॉइंट है धातु शोधन। ये तीसरी प्रक्रिया जो होती है, धातु के अयस्क से ऑक्साइड धातु का निष्कर्षण जब किया जाता है, इस कंडीशन में
कुछ अशुद्धियां उसमें रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम धातु का शोधन करते हैं। ये आपका लास्ट पॉइंट होता है। अब बात आती है खनिज के प्रकार कि खनिज के प्रकार क्या हैं। लेवोइजर ने खनिज को दो भागों में बांटा है। एक वैज्ञानिक थे लेवोइजर, इन्होंने तत्वों को यानी खनिज को दो भागों में बांटा है। पहला है धातु और दूसरी है अधातु में। अब खनिज को बांटा गया है मेनली तीन भागों में। पहला पार्ट आता है धातु खनिज और दूसरा आता है अधातु खनिज और तीसरा आता है ईंधन संबंधित खनिज। अब बात करते हैं हम धातु खनिज में। धातु खनिज में ऐसे पदार्थ जो धातु के गुण रखते हो। आपको पढ़ाया गया था लास्ट क्लासों में कि धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। तो धातु में खनिज में जो है, जो धातु खनिज है, धातु खनिज है, धातु के गुण रखने वाले पदार्थों को धातु खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, पारा, ये सब कैसे पदार्थ हैं? ये सब खनिज धातु पदार्थ है। अब आता है, बात करते हैं अधातु खनिज की। अधातु खनिज क्या होते हैं? जिनमें धातुओं के गुण नहीं होते हैं, उन्हें अधातु खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक, गंधक, चूना, पत्थर आदि। ये देखिए भंगुर होते हैं, इनको चोट मारने पर क्या होता है? बिखर जाते हैं, इसलिए ये अधातु खनिज के अंतर्गत आते हैं। बात देखिए धातुओं को क्या किया जाता था, हम अभी पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी पदार्थ को पीटा जाता है, यानी कि धातु खनिज को जब पीटा जाता है तो वो फैलते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन अधातु खनिज में क्या होता है? इनको ठोकर मारने पर क्या होते हैं? टूटकर बिखर जाते हैं। अब बात आती है ईंधन संबंधित खनिज। आपका तीसरा पॉइंट है खनिज में ईंधन संबंधित खनिज। ईंधन संबंधित खनिज में पेट्रोलियम पदार्थ आ गए, प्राकृतिक गैस आ गई, कोयला आ गया। ये सारी जो चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? कि ईंधन संबंधित खनिज। तो आप लोग खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं कि खनिज होता क्या है। खनिज अजैविक क्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व या यौगिक होता है। खनिज के अयस्कों के शोधन के लिए हमने 4 बिंदुओं को आपको बताया। अयस्क का सांद्रण होता है, फिर सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन होता है, उसके बाद धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, और लास्ट जो अयस्क में शोधन के दौरान कुछ कम मतलब उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, उनके शोधन के लिए हम धातु का शोधन करते हैं, तो हमें शुद्ध अयस्क या शुद्ध खनिज को हम प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं धातु खनिज। धातु खनिज तो आपने पढ़ लिया कि धातु खनिज के अंतर्गत लोहा, सोना, चांदी, पारा इत्यादि आते हैं। एल्युमिनियम, तांबा, ये सारी चीजें जो है आपके खनिज धातु के अंतर्गत आता है। अधातु खनिज में भी आप लोगों ने पढ़ लिया कि अभ्रक, गंधक, चूना, ये सारी चीजें जो है, नमक आदि, ये सब सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आती हैं? अधातु खनिज के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं ईंधन संबंधी खनिज के बारे में। इसको भी मैंने बता दिया कि पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। ये क्वेश्चन यही से आप लोगों को उठते हैं कि जैसे कुछ शब्द आपको दे दिए गए कि अभ्रक दे दिया गया, तो अभ्रक को पूछ लिया गया है किस खनिज के अंतर्गत आता है? अधातु खनिज के अंतर्गत आता है या धातु खनिज के अंतर्गत आता है या फिर ईंधन संबंधित खनिज के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ये अधातु खनिज के अंतर्गत आता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है खनिज से समाज को लाभ। खनिज से समाज को लाभ। देखिए हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो खनिज संपदा होती है वो किसी भी देश के लिए बहुत गौरव की बात होती है कि हाँ वो किस हिसाब से अपने देश को
या किस व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि खनिज संपदा किसी देश की आर्थिक प्रकृति का आधार मानी गई है, किसी भी देश की मतलब आर्थिक आधार माना गया है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा आज खनिज एवं धातु। अब नेक्स्ट जो पॉइंट था हमने बताया कि खनिज से समाज को लाभ। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि खनिज संपदा किसी देश की आर्थिक प्रकृति का आधार माना जाता है, तो यहाँ पर आप इस शब्द का या इस वाक्य का अर्थ लगा सकते हैं कि खनिज से समाज को क्या लाभ है। तो खनिज से समाज को लाभ, बहुत सारे लाभ हैं, जिसके अंतर्गत वो अपने रोजगार प्रोवाइड करके अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटों आपका, वो हम अगले दिन इसी को बढ़ाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।